हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के ऐसे वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा जीत है 480 प्लस मार्क्स लाना। तो दोस्तों 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा, आप लोग को डेली जो है ना मॉर्निंग टाइम में 5:45 में क्लास को करना है और 5:45 में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताए जाएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि कुटपात किसमें पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पैरामेसियम में, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ यूग्लिना में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अमीबा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुटपात जो है ना अमीबा में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमीबा अपने भोजन को किसी भी सतह से कुटपात के द्वारा ग्रहण कर लेता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्तियों के द्वारा या फिर फूलों के द्वारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ तना द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ना पत्तियों द्वारा होता है, यानी कि तना के द्वारा होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी। देखिए यहाँ पे कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन, और ऑप्शन बी में आपका दिया संयोजन, और ऑप्शन सी है उष्माक्षेपी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उष्माशोषी। तो दोस्तों श्वसन एक प्रकार का जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप जब हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उष्माशोषी। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो दोस्तों भोजन का पचना भी जो है ना यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का कौन जो है ना गुड कंडक्टर है। ऑप्शन ए में आपका दिया Cu यानी कि कॉपर, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ Ag यानी कि अर्जेंटम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ Al, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है Fe। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो चांदी जो होता है ना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है, और इसको हम लोग जो है ना देखिए चांदी क्या होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा चांदी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे अर्जेंटम कहेंगे, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वर्ग या फिर आवर्त, और ऑप्शन सी में आपका दिया अपूर्व, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को जो है ना वर्ग कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आवर्त सारणी में जो है ना 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये साइंस के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना 5:45 वाली क्लास में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में हूबहू सभी प्रश्न इसी तरह का रहेगा और यही प्रश्न रहेगा, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए जो है ना आप लोग को एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक वोल्ट कहलाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 जूल प्रति सेकंड या फिर 1 जूल प्रति कूलम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1 जूल प्रति एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1 जूल जो है ना 1 जूल क्या कहलाता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो 1 जूल कहलाता है ना
यहाँ पे सॉरी 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल प्रति कूलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। देखिए यहाँ पे कि निम्नांकित में कौन उपधातु, ऑप्शन ए में आपका दिया एफ ई या फिर, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है सी यू, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है एन आई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एस बी। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन जो है ना उपधातु है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपधातु होगा ना एस बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग एंटीमनी कहेंगे। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि पीतल है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि पीतल एक प्रकार का क्या है, धातु है या फिर अधातु है, और ऑप्शन सी में आपका दिया मिश्र धातु है, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपधातु है। तो दोस्तों पीतल जो है ना यह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7 या फिर 7 से कम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 7 से अधिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अम्लीय विलयन के जो पीएच का मान होता है ना 7 से कम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना 7 से अधिक होता है, और दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान जो है ना 7 होता है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने यौगिक होता है ना उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ऑप्शन ए में आपका जो मीथेन या फिर इथेन, और ऑप्शन सी में आपका जो प्रोपेन, और ऑप्शन डी में आपका जो ब्यूटेन। तो दोस्तों जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना मीथेन है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से जो है ना बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40% ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू इसी तरह का रहेगा और यहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए में आपका दिया विर्क या फिर अग्नाशय, और ऑप्शन सी में आपका दिया आंख, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्सर्जी जो अंग होगा ना विर्क हो जाएगा, जिसे हम लोग किडनी कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और मनुष्य में जो है ना एक जोड़ा विर्क पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शुक्राणु बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विर्सन में, और ऑप्शन बी में आपका दिया मूत्राशय में या फिर गर्भाशय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अंडाशय में। तो दोस्तों जो स्पर्म होते हैं ना वो आपका इस किस में बनता है, विर्सन में बनता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव शरीर में जो है ना नर में एक जोड़ा विर्सन पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं। ऑप्शन ए में आपका दिया वायु, ऑप्शन बी में आपका दिया मृदा, और ऑप्शन सी में आपका दिया जल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जीवधारी। तो दोस्तों यहाँ पे जो जीवधारी होगा ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनके अलावा वायु हो गया, मृदा हो गया और जल हो गया, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इंसुलिन की कमी से होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो घेंगा या फिर बौनापन, और ऑप्शन सी में आपका जो मधुमेह,
और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ना मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है। यानी कि डायबिटीज क्या होता है कि मीठा ज़्यादा खाने से यह बीमारी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग मधुमेह भी कहते हैं और हम डायबिटीज भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो अमीटर और ऑप्शन बी में आपका जो वोल्ट मीटर और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है ना वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिक करंट मापा जाए उस डिवाइस का नाम क्या होता है, अमीटर होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, एक एक प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लेना है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में वो इसी से देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्वबद्ध में और ऑप्शन सी में आपका जो ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर को विद्युत परिपथ में जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है वही आप लोग को बताना है। और दोस्तों एसआई मात्रक से संबंधित जो है ना हम लोग टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसमें जितने भी एसआई मात्रक होते हैं ना सभी एसआई मात्रक को बताया गया। और दोस्तों उस वीडियो को अब नहीं देखे हैं ना तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में हम जो है ना उस वीडियो का लिंक देंगे, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं ना तो एसआई से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे ना आपका उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट या फिर कूलम और ऑप्शन सी में आपका दिया वाट और ऑप्शन डी में आपका दिया एम्पियर। तो दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत विभव या फिर विभव का जो एसआई मात्रक होता है ना वाट होता है। और दोस्तों आवेश का एसआई मतलब कूलम होता है, ठीक है। इसे आप लोग को सॉरी यहाँ पे जो है ना आप लोग को बता देते हैं जो विद्युत विभव होता है या आपका विभवांतर होता है ना उसका ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया काल्पनिक होता है या फिर वास्तविक होता है और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण के द्वारा जो है ना जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी और काल्पनिक। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों समतल दर्पण की एक खासियत होता है जो प्रतिबिंब बनता है ना, अगर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब बनता है और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना उसे हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल या फिर अवतल और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बेलनाकार और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, यानी कि करना पड़ता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल, और ऑप्शन बी में आपका दिया अवतल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है वलयाकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बाइफोकल। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस प्रकार का पाया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नेत्र लेंस, उत्तल लेंस और रेटिना आँख की स्क्रीन होती है, इसे आप लोग को याद रखना। एग्जाम पूछे जाते हैं कि आँख की स्क्रीन कौन है। तो दोस्तों आँख का जो स्क्रीन है ना नेत्र लेंस है, और उत्तल लेंस और रेटिना, ये तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, आँख का स्क्रीन कहेंगे। इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। और दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा बनता है मानव में। तो दोस्तों प्रतिबिंब जो बनता है ना वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक और वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और आपका उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और आपका कैसा बनता है, उल्टा बनता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है 40 के वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये टॉपर सीरीज का जो है ना साइंस का दूसरा वीडियो, इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे पर्सन जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना ये 40% में से अगर आपको जो भी पर्सन अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस पर्सन को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता, और ऑप्शन सी में आपका दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अति भारण यानी कि जब ओवरलोडिंग होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का मान होता है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अतिभारण क्या होता है कि जब भी किसी सर्किट में अत्यधिक इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से कई सारी युक्तियां संयोजित किया, वहाँ उसमें क्या होता है कि बहुत सारे शॉर्ट सर्किट से युक्तियां क्या होता है संयोजित किया जाता है। और उस पथ में अतिभारण यानी कि जब ओवरलोडिंग होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइस वगैरह जल जाते हैं। ठीक है, तो अतिभारण के समय जो है ना क्या होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। ऑप्शन ए में आपका दिया फसल क्षेत्र या फिर नदी तट, और ऑप्शन सी में आपका दिया समुद्री तट, और ऑप्शन डी में आपका दिया वन। तो दोस्तों यहाँ पे जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होगा ना वन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वायुमंडल में यहाँ पे आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल या फिर नीला, और ऑप्शन सी में आपका दिया पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नारंगी। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो वायुमंडल में जो नीला कलर होता है ना इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसे हम लोग बैंगनी कलर भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो दोस्तों जो ऊपर होता है सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है जैसे कि रेड हो गया, इसका प्रकीर्णन क्या होता है सबसे कम होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों वायुमंडल में जो प्रकीर्णन नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसी नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि वायुमंडल जो आसमान होता है ना इसका कलर नीला दिखता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 24 में प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया एथनॉल, और ऑप्शन बी में आपका दिया प्रोपेनॉल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है एथोनिक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ना एथनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया और आपका एथोनिक अम्ल हो गया, ये तीनों जो है ना इसे हम लोग ईंधन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया घास, गेहूं तथा आम,
और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ घास, बकरी तथा मानव, और ऑप्शन सी में आपका दिया बकरी, गाय तथा हाथी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ घास, मछली तथा बकरी। तो दोस्तों जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है ना, घास, बकरी तथा मानव हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। कैसे होगा दोस्तों, घास जो होता है ना, बकरी घास खाता है, ठीक है, और बकरी को हम लोग खा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के जो है ना 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये टॉपर सीरीज का जो है ना दूसरा वीडियो, साइंस का ये टॉपर सीरीज का दूसरा वीडियो, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी में आपका दिया 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो दोस्तों मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है ना 4 कोष्ठक होते हैं, 2 नीले 2 आयरन। टोटल कितने कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में? 4 कोष्ठक होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हवा में, या फिर जल में, और ऑप्शन सी में आपका दिया शीशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हीरा में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो हवा होता है ना इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। और दोस्तों प्रकाश की चाल जो है ना हवा या निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप लोग को याद रखना। ये प्रश्न आपके मैट्रिक और परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 28वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या करा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए में आपका देगा चालक की लंबाई पर, या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर चालक के तापमान पर। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है ना चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर करता है, और इसके साथ साथ चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, और आपका चालक के ताप पर भी करता है। लेकिन जो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किसमें नहीं करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा में जो है ना निर्भर नहीं करता प्रतिरोध, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण की, ऑप्शन बी में आपका दिया उत्तल दर्पण की, ऑप्शन सी में आपका दिया अवतल दर्पण की, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो फोकस दूरी धनात्मक होता है ना वो आपका उत्तल दर्पण होता है। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी और सीधा बनता है। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों छवि को अगर प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे अगर रखेंगे जो है ना तभी जो है प्रतिबिंब तभी जो है ना नेगेटिव बनेगा, तभी ऋणात्मक होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अगर हम लोग प्रतिबिंब को पीछे पर रखेंगे तभी क्या होगा? प्रतिबिंब जो होगा ना तो उसमें क्या होगा? नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना वो क्या होता है? हमेशा यहाँ पे धनात्मक होगा, ठीक है। यहाँ पे और ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा? ऑप्शन ए में आपका दिया जिबरेलिन, या फिर एडोलिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया इंसुलिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ थायरोक्सिन। तो दोस्तों पाद में जो है ना 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। वो आपका क्या क्या हार्मोन होते हैं? ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलिन होते हैं, और साइटोकाइनिन होते हैं, और एब्सिसिक एसिड होते हैं, और इथिलीन भी होते हैं। दोस्तों पाद में जो हार्मोन होगा ना वो आपका कौन सा हार्मोन होगा? जिबरेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण
साइंस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी तरह का रहेगा, और हूबहू सभी प्रश्न जो है ना यहीं से पूछे जाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। 31वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन उपधातु, ऑप्शन ए में आपका दिया Zn, या फिर सी, और ऑप्शन सी में आपका दिया Ge, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सी। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपधातु होगा ना कौन होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपधातु होगा ना Ge हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों जी मतलब क्या होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों उपधातु होते हैं और भी आपका उपधातु हो गया, जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। उपधातु क्या होता है कि ये धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। इसे आप लोग को याद रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सामान्य अणु, यहाँ पे आप लोग बताना है कि सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ना सामान्य अनुशीतलीन कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 80 mm या फिर 100 mm, और ऑप्शन सी में आपका दिया 120 mm, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 130 mm। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सामान्य अनुशीतलीन जो दाब होता है ना कितना होता है, 80 mm का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न क्या कराएगा। देखिएगा यहाँ पे कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत मोटर में, या फिर विद्युत जनित्र में, और ऑप्शन सी में आपका दिया अमीटर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गैल्वेनोमीटर में। तो दोस्तों विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है ना किसमें किया जाता है वही आप लोग को बताना है। दोस्तों विभक्त वलय का जो उपयोग ना विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 34 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट या फिर ओम, और ऑप्शन सी में आपको दिया एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया कूलम। तो दोस्तों विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है ना कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और दोस्तों विभवांतर या विभव या विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हमारा शरीर यानी कि हमारा शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 4.0 से 4.8, या फिर 5.0 से 5.8, और ऑप्शन सी में आपका दिया 6.0 से 6.8, या फिर 7.0 से लेकर 7.8। दोस्तों हमारा शरीर के जो पीएच का मान होता है ना वो कितना रेंज का होता है, 7.0 से 7.8 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव शरीर के रक्त के पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों मानव शरीर का जो रक्त होता है ना वो लाल किसके कारण दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपचयन, या फिर उपचयन, और ऑप्शन सी में आपका दिया संक्षारण, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके फलस्वरूप जो किसी भी पदार्थ में जो ऑक्सीजन का योग होता है ना उसे हम लोग उपचयन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 37वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। देखिए प्रश्न ये कराएगी कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दिया जे मात्रा जिसे हम लोग बायोमास भी कहते हैं, या फिर नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, और ऑप्शन सी में आपका दिया भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होगा ना आपका क्या होगा, देखिए आप लोग आपको बताते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या क्या होता है, जलावन होते हैं, उसके बाद कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, प्राकृतिक गैस होते हैं, और बिजली होते हैं। इसे आपका क्या होता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो ना किसी भी ऑप्शन में ना तो जलावन दिख रहा है, और ना ही कोयला दिख रहा है, और ना ही पेट्रोलियम दिख रहा है, और ना ही आपका प्राकृतिक गैस दिख रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों परंपरागत
परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण आप लोग को बता दिए ना, क्या क्या होता है, जलावन होते हैं, कोयला होता है, ठीक है, और आपका पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है, और आपका बिजली होता है। ये सब क्या होता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों ये आपका जैव मात्रा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत हो गया, और आपका भूतापीय ऊर्जा स्रोत हो गया। ये तीनों जो होते हैं ना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ CaO या फिर CaOH होल टू या फिर CaOCO3। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है CuSO4। तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaCO3 होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्रकाश का परावर्तन को, या फिर प्रकाश का अपवर्तन को, या फिर प्रकाश का विक्षेपण को। ऑप्शन डी में आपका दिया प्रकाश का प्रकीर्णन को। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन घटना को यानी कि क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब भी प्रकाश किरण वायुमंडल से चलकर, वायुमंडल में बहुत सारे धुलकण होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश जब धुलकण में टकराता है तो क्या होता है कि ये चारों तरफ छितरा जाता है, ठीक है। और टिंडल प्रभाव जो है ना इसी पर जो है ना कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों ये प्रश्न ये करा है कि इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया CH4 या फिर C2H6, ऑप्शन सी में आपका दिया C2H4, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा ना, आपका क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, जिसे हम लोग इथिलीन गैस भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न है, जो स्पेशली आपके लिए आ गया। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, हम पहले वाला टॉपर क्लास का जो है ना, जो आपका साइंस का विज्ञान का जो टॉपर सीरीज का जो कोर्स स्टार्ट किए थे ना, पहला ही वीडियो में हम आपको बता दिए थे, ये प्रश्न सिलेक्ट किए थे और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके इसी वीडियो में बताना है। देखिए प्रश्न ये करा है कि आत्महत्या की थैली को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम, और ऑप्शन सी में आपका दिया ATP, ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि आपका 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आउट से पास आउट हो सके। और दोस्तों हमारा जिद है कि आप जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाए। तो दोस्तों हम जो है ना आप लोग को 480 प्लस मार्क्स दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे, आपको जो है ना डेली क्लास करना होगा, ठीक है। डेली आप लोग को तीनों क्लास करना होगा। और जो है ना तीनों क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को बताए जाते हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना बहुत सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों बहुत जल्दी जो है ना हमारे चैनल पे मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसीलिए जो है ना आप लोग एक क्लास को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद करना है। और दोस्तों जो भी हम प्रश्न को बताते हैं मॉर्निंग टाइम में या फिर किसी भी टाइम में आप लोग का प्रश्न को बताते हैं ना, तो सभी प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद नहीं होता है ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर नोट कर लीजिएगा। और उसको जो है ना समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना वो प्रश्न याद रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, ठीक है। आप लोग जो है ना कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए जो है ना आप लोग को समय समय पे सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना है और आपको रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।